मॉर्निंग गाइस। तो अब आज हमारा स्टार्ट होगा ट्रिपल पी पाथवे। ठीक है, ट्रिपल पी पाथवे इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रिपल पी पाथवे है इसको बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। अब इसकी खोज देखिए, इसको डिस्कवर किया था वॉर्बर और डिकन्स ने। ठीक है, 1935 में। तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसको एक और नाम दे देते हैं वॉर्बर डिकन्स पाथवे। ठीक है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की, जैसे हम लेविन वेल्सन था और जैसे हमारे ग्लाइकोलाइसिस था उसकी खोज किसने की थी? एम्बेडेन, मेयरहॉफ और परनास ने। तो उसको हम ईएनपी पाथवे कह देते हैं ना, उन्होंने डिस्कवरी की, तो उन्हीं के नाम के ऊपर हमने ग्लाइकोलाइसिस का भी एक नाम रख दिया है ना। तो इसने इनकी क्या है डिस्कवरी की, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसके अलावा इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे। डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे। अभी हम क्या है इसके नामों की बात कर रहे हैं कि इसको कौन कौन से नाम से हम बुला सकते हैं, इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट हमने अभी लिखा था HMP पाथवे, है ना, तो इसलिए इसको हेक्सॉस देखिए ये इतने सारे इसके नाम हो गए हैं ट्रिपल पी पाथवे के। या इसमें देखिए पहला नाम पेंटोज पाथवे, इसलिए इसको कहते हैं कि इसमें बहुत सारी पेंटोज शुगर बनती है, इसलिए इसको पेंटोज पाथवे कहते हैं। वॉलबर्ग और डिकन्स ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? वॉलबर्ग डिकन्स पाथवे। नेक्स्ट डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे ग्लाइकोलाइसिस या हम कहें कि हमारे रेस्पिरेशन में पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल होता है, तो स्टेप बाय स्टेप होता है और एनर्जी मिलती है। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट एक सिंपल सी सीधी सी प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की, या हम कहें रेस्पिरेशन की, बिल्कुल सीधी सी सिंपल सी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है हाई एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसलिए इसको क्या डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे कहते हैं, या सिर्फ इसमें वन स्टेप पाथवे है ये। ठीक है, नेक्स्ट हेक्सोस मोनोफॉस्फेट, किसकी स्टार्ट क्या होती है? ग्लूकोज से होती है। ठीक है, ग्लूकोज से इसका स्टार्ट होता है, तो इसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं। तो ये तो हो गई इसके नाम के बारे में। अब देखिए ये जो इसकी शुरुआत है, ग्लूकोज 6 पाथवे, सॉरी ग्लूकोज 6 फास्फेट से होती है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसकी जब शुरुआत होती है ना तो ग्लूकोज 6 फास्फेट से होती है, और इसमें है ना हम 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वापस से रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, जब साइकिल शुरू होता है तो जरूरत पड़ती है हमें 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, लेकिन जब साइकिल दोबारा रिपीट होता है ना तो 5, या हम कहें कि शुरुआत में हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास वापस रिकवर होके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं। तो इसमें हाई रिक्वायरमेंट, या फिर हम कहें बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है इसके अंदर, ये सीधा एक सिंगल स्टेप पाथवे है।
इसमें कहीं भी और जगह नहीं होता है, मतलब जैसे हमारा रेस्पिरेशन है पहले ग्लाइकोलाइसिस में हुआ, पहले ग्लाइकोलाइसिस हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, उसके बाद हम बात करें तो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में या लिंक रिएक्शन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हुई, उसके बाद मैट्रिक्स में हमारी क्रेब्स साइकिल रेगुलेट हुआ, उसके बाद F1 पार्टिकल्स में हमारा ETS साइकिल रेगुलेट हुआ। इसमें क्या होता है, इसमें सारी प्रोसेस क्या होती है, सिर्फ साइटोप्लाज्म होती है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या है, हमारी जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में, या हम कहें कि ये साइटोप्लाज्म प्रोसीड होता है, रेगुलेट होता है या ऑब्टेन पाया जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में मिलता है, साइटोप्लाज्म में प्रोसीड होता है या साइटोप्लाज्म में रेगुलेट होता है ना। तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी बात, और एक पॉइंट हम इसमें और ऐड करते हैं कि इसमें है ना एंड में 5 ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है, 5 ग्लूकोज 6 फास्फेट और 12 NADPH2। ध्यान दीजिए यहाँ मैं NADPH2 यूज कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या है, 5 ग्लूकोज फास्फेट और 12 NADH2 आपस रिकवर होके आ जाते हैं, एंड में हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में ये मिल जाते हैं। ठीक है, तो 12 NADPH2 यानी हम बात करें तो 36 ATP है ना, किसके बराबर हो गए, हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसके बराबर हो गए, 36 ATP मिलती है हमें लास्ट में। तो ये है हमारा ट्रिपल पी पाथवे। अब हम क्या करते हैं, अपना पाथवे बनाते हैं। उससे पहले देखिए हमने इसके नाम की बात करी ट्रिपल पी पाथवे, यानी हम बात करें तो इसमें जितनी भी हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे, पेंटोज शुगर होंगी, तो इसलिए इसको ट्रिपल पी पाथवे कहते हैं। वारबर्ग और डिकन्स ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको वारबर्ग और डिकन्स पाथवे कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है ग्लूकोज 6 फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल से साथ इसकी शुरुआत होती है, और हमें एंड प्रोडक्ट के रूप में 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और 12 NADPH2 रिकवर हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में रेगुलेट होती है प्रोसेस, इसके लिए कहीं भी और किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन ट्रिपल पी पाथवे का। नेक्स्ट हम पाथवे बना लेते हैं अपना। तो देखिए इसकी शुरुआत होगी ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ। ग्लूकोज 6 कार्बन 6 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हमारी यूज कितनी होंगी, 6 ATP यूज होंगी। 6 ATP किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 6 ADP में। ठीक है, हमारी 6 ATP है, 6 ADP में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए आगे क्या होगा, हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ये क्या करेगा, फास्फोग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और इस दौरान क्या होगा, हमारे 6 NADPH2 का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर हमारा एंजाइम डिहाइड्रोजनेज वर्क करेगा, डिहाइड्रोजनेज काम करेगा। अब देखिए ये जो 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड है ये क्या करेगा, एक CO2 मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेगा। ठीक है, एक CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज
रिलीज करेगा और साथ ही यहाँ पर बनाएगा 6 NADP से NADPH2 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हमारे पास होगी ना 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर, टोटल 12 हो गई NADP। तो यहाँ पर हमारा एंजाइम काम करेगा, एक तो डिहाइड्रोजिनेज और एक डिकार्बोक्सिलेशन। हो गया। अब देखिए 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड एक CO2 निकाल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइबोलोज 5-फास्फेट में। अब यहाँ देखिए इसके हमारे पास 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, एक CO2 निकल गया ना, तो कितना हो गया, 5 कार्बन हो गया। तो राइबोलोज क्या है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल है और इसके यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अभी देखिए अभी 2 जगह स्प्लिट हो जाएगा, क्या होगा, 2 जगह स्प्लिट हो जाएगा। एक बनाएगा राइबोज 5-फास्फेट, एक बनाएगा जाइलुलोज 5-फास्फेट। ठीक है, हमारे बने थे ये C3 साइकिल में राइबोज और हमारा जाइलुलोज बना था ना, तो वही यहाँ पर क्या है, राइबोलोज 5-फास्फेट और जाइलुलोज 5-फास्फेट बनेंगे, जो कि दोनों क्या है, 5-5 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास कितने, जाइलुलोज के 4 मॉलिक्यूल्स बने हैं और हमारे पास राइबोलोज के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं। ठीक है, अब देखिए ये तीनों है ना एक दूसरे के आइसोमर है, तो यहाँ पर हमारे आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। अब इसको हमने 4 मॉलिक्यूल्स है, तो हमने क्या 2 जगह स्प्लिट कर दिया। अब इसके 2 मॉलिक्यूल्स और इसके 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हमारे राइबोज के 2 मॉलिक्यूल और जाइलुलोज के 2 मॉलिक्यूल्स, ये बनाएंगे हमारे 3PGL सूडोहेप्टेरोज। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ पर हमारे बन रहा है सूडोहेप्टेरोज 7-फास्फेट। ठीक है, और एक हमारा बन रहा है 3PGAL। ठीक है, यहाँ पर हमारा सूडोहेप्टेरोज बन रहा है और 3PGAL बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, 7 कार्बन के 2 मोल है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल से हमारा एंजाइम आ जाएगा ट्रांसकीटोलेज और Mg2+ की प्रेजेंस में। तो ठीक है, ये हमारा एंजाइम आ गया। अब देखिए सूडोहेप्टेरोज और 3PGAL वापस से मिलकर क्या बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2 मॉलिक्यूल्स इसके 2 मॉलिक्यूल्स इसके 5 कार्बन इसके 5 कार्बन इसके, टोटल 10 कार्बन हो गए, है ना, या फिर हम कहें 10 कार्बन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो यहाँ पर देखिए 7 कार्बन इसके पास, 3 कार्बन इसके पास, हो गया 10 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स सॉरी 10 कार्बन हो गए, 2 मॉलिक्यूल इसके बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल इसके बन रहे हैं, हिसाब बराबर हो गया ना। अब ये दोनों वापस से क्या है, हमारे फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में 4 कार्बन वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी हम बात करें तो वो होगा हमारा इरिथ्रोज। ठीक है, तो यहाँ पर इसने किसका फॉर्मेशन करा, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज 6-फास्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि क्या है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और एक हमारा करेगा इरिथ्रोज 4-फास्फेट का फॉर्मेशन करेगा, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन 2 मॉल। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ये है 6 कार्बन के
2 मोल। एंजाइम आ जाएगा सेम हमारा ट्रांसकीटोलेज और Mg3+, 2+, ठीक है। हमारे पास सेम एंजाइम आ जाएगा ट्रांसकीटोलेज और Mg2+। अब देखिए फ्रक्टोज एक हमारे पास आ गया। अब ये वाला इलेक्ट्रोज और ये वाले दो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये वाले जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये वाला इलेक्ट्रोज, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये मिलके बनाएंगे हमारा फ्रक्टोज और 3PGAL। थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं ना पहले। थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा बन रहा है कि बहुत बड़ा साइकिल है और बोर्ड छोटा पड़ रहा है। तो आप देखिए यहाँ तक हमारा हो गया था। सूडोहेप्टेनोज था 7 कार्बन के 2 कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स, और ये क्या था 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, इतना हो गया था। इसके बाद सूडोहेप्टेनोज और 3PGL फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इन्होंने मिलकर क्या बनाया था, फ्रक्टोज बनाया था, जो कि 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स थे, है ना। और हमारा इलेक्ट्रोज था वो था हमारा 4 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए ज़ाइलोज के ये वाले 2 मॉलिक्यूल्स जो कि क्या 5 कार्बन, है ना, और इलेक्ट्रोज के ये वाले मॉलिक्यूल्स 4 कार्बन, टोटल में कितने हो गए 5 वहां है 4 कार्बन यहाँ है। तो इन दोनों ने मिलकर ट्रांसकीटोलेज Mg2+, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में क्या बनाया 3 कार्बन के 3PGL के 2 मॉलिक्यूल्स बनाए जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, और बनाया हमारा सूडोहेप्टेनोज जो कि 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट। अब देखिए PGL के 2 मॉलिक्यूल्स है, ये आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ हमारा कौन सा आइसोमरेज एंजाइम आएगा। आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में PGAL और डाइएचपी का फॉर्मेशन करता है, सॉरी यहाँ हमारा आएगा आइसोमरेज एंजाइम डाइएचपी का फॉर्मेशन किया। अब PGAL और डाइएचपी दोनों रिएक्शन करके बनाएंगे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है। 3PGL और डाइएचपी दोनों 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों ने रिएक्शन करके बना लिया हमारा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर हम एल्डोलेज एंजाइम, उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारे एक फास्फेट मॉलिक्यूल निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर एक H2 मॉलिक्यूल जुड़ेगा और H
H3PO4 को लेकर निकल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो रहा है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, हम इतना सा थोड़ा बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, H3PO4 का फॉर्मेशन हुआ। देखिए दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास फ्रक्टोज के यहाँ हैं, दो मॉलिक्यूल्स फ्रक्टोज के यहाँ हैं और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का यहाँ है। तो टोटल कितने हो गए, 5 मॉलिक्यूल्स। ये 5 मॉलिक्यूल्स आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल 5 मॉलिक्यूल्स दोबारा आ गए। तो ये है हमारा ट्रिपल पी पाथवे, जिसमें क्या है, शुरुआत हुई 6 मॉलिक्यूल्स से और 5 मॉलिक्यूल्स हमारे पास रिकवर होके आ गए। यहाँ पर देखिए 6 ATP बने, सॉरी 6 NADPH2 बने। टोटल कितने हो गए, 12 NADPH2, जो कि क्या है, ETS में जाके हमारे 36 ATP का फॉर्मेशन करेंगे। 36 में से 6 ATP निकाल दीजिए तो 30 ATP का फायदा बनता है। एक पूरे साइकिल में हमारे पास 30 ATP निकल आएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे। तो अब हम इसकी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहाँ तक सब कुछ बड़ा क्लियर सा है। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करें अपना। देखिए इसके बाद बन रहा था हमारा राइबोलोज 5 फास्फेट और 6 NADPH2 बन रहा था, ठीक है। अब राइबोलोज है, ठीक है, इतना तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद थोड़ा सा खिचड़ी टाइप हो गया था, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइबोलोज 5 फास्फेट है, 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल। ये क्या कर रहा था, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये राइबोज 5 फास्फेट और ज़ाइलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, इतना हो गया था। अब देखिए अब राइबोज के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, ज़ाइलोज के 4 मॉलिक्यूल्स बने हैं। अब ये राइबोज के मॉलिक्यूल्स और ज़ाइलोज के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हमारे पास 2 बच गए, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ज़ाइलोज के, 2 मॉलिक्यूल्स राइबोज के मिलकर बना रहे हैं यहाँ देखिए, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक तो हमारा सूडोहेप्टेनोज 7 फास्फेट, ठीक है, ये कितना है, 7 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स, और सेकंड हमारा बना रहे हैं PGAL 3PGAL, जो कि 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर हमारा एंजाइम काम कर रहा है ट्रांसकीटोनेज और Mg2+, ये हमारा यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारी नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये जो हमारे 3PGAL और सूडोहेप्टेनोज है, ये दोनों मिल गए एक साथ और इन दोनों ने क्या किया, एक तो बनाया हमारा फ्रक्टोज, है ना, और एक बनाएंगे इरिथ्रोज। फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना लिया, प्लस बनाया हमारा इरिथ्रोज 4 फास्फेट, ठीक है। ये क्या है, 6 कार्बन के 2 मॉल है और ये क्या है, 4 कार्बन के 2 मॉल है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इतना बन गया हमारे पास, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको यहाँ छोड़ दिया।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोन्स के ये मॉलिक्यूल्स और वहां पर जो दो जाइलोस के मॉलिक्यूल्स बने थे वो, ठीक है। इसके कितने 5 कार्बन के 2 मॉल हो गया। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, वही अपना ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आएगा वहां भी यहाँ भी, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर बनाया दोबारा से फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 2 मोल 6 कार्बन, या ठीक है। नेक्स्ट हमारा बनाया PgAl 2 मोल 3 कार्बन, इतना हो गया, यहां तक आ गया। अब देखिए एक तो ये बन रहा है 2, एक यहां बन रहा है 4, हो गए 2 2 4 हो गए। अब देखिए अब ये वाला, अब हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए 3PgAl है, 2 मॉलिक्यूल्स है इसके, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है। इसका एक मॉलिक्यूल यहीं पर, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ। तो जो एक वाला मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाई में, ठीक है। एक मॉलिक्यूल डाई में कन्वर्ट हो गया और एक नहीं हुआ। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों, ये क्या करेंगे, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 6 कार्बन है और इसका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। 3 कार्बन ये, 3 कार्बन ये, टोटल 6 कार्बन हो गया। अब यहाँ पर एक H2 मॉलिक्यूल जुड़ेगा और H3PO4 को लेकर निकल जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, फ्रक्टोज 6 फास्फेट 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल हो गया। अब ये जो है देखिए 1 2 हो गए 5, 1 3 5 हो गए टोटल। अब ये तीनों जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कितने 5 मॉलिक्यूल्स हो गए। ये 5 के 5 मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस हो गए हमारे पास 5 मॉलिक्यूल आ गए हमारे रिकवर होके। तो ये था हमारा ट्रिपल पी पाथवे।